श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। तर्क शास्त्र में दो बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, उपादान और निमित्त। प्रत्येक वस्तु के निर्माण में इन दोनों शब्दों का उपयोग होता है। पहली बात है उपादान। घड़ा बनता है, उसका उपादान है मिट्टी। यदि मिट्टी न हो तो घड़ा किसका बनेगा? जितना भी रॉ मटेरियल या मटेरियल होता है वो उपादान बनता है और उसके आधार पर कुछ खड़ा होता है। काम भवन भी बनता है तो उसका भी एक मटेरियल होता है, सीमेंट, पत्थर, आदि आदि, तो मकान खड़ा हो जाता है। दूसरा है कारण। निमित्त कारण होता है। इंजीनियर, आर्किटेक्चर, मजदूर, इन सब का योग मिलता है और भवन खड़ा हो जाता है। वह उसका निमित्त कारण बनता है। कुम्हार घड़े का निमित्त कारण बनता है। हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी इन दो कारणों का विचार करना चाहिए। एक है उपादान, दूसरा होता है निमित्त। उपादान छात्र की, विद्यार्थी की अपनी शक्ति है। किस व्यक्ति में कितनी शक्ति है और किसका मस्तिष्क कितना विकसित है और किस में कितना कुछ करने की क्षमता है, ये उसका उपादान है। निमित्त के बिना उपादान भी कार्यकर नहीं होता। यदि कुम्हार न हो तो घड़ा नहीं बनता। यदि मजदूर और इंजीनियर न हो तो मकान नहीं बनता। अनाज घर में बहुत पड़ा है पर कोई बनाने वाली महिला न हो, रसोईया न हो तो रसोई नहीं बनती। केवल सामग्री से नहीं होता, सामग्री की पूर्णता तब होती है जब निमित्त अनुकूल मिल जाते हैं। शिक्षक एक निमित्त होता है और वह विद्यार्थी की शक्ति को जागृत कर देता है। हमारे मस्तिष्क में इतने न्यूरॉन्स है, कई खरब न्यूरॉन्स है और उनके इतने कनेक्शंस है, संख्या नहीं। और जो व्यक्ति मस्तिष्क से काम लेना सीख जाए और जो न्यूरॉन्स के कनेक्शन हैं उनको और ज़्यादा बढ़ा ले, विकसित कर ले अथवा उनका उपयोग करे तो बहुत विकास हो सकता है। तो उपादान और निमित्त दोनों पर विचार करें। निमित्त में शिक्षक भी होता है और शिक्षण की प्रक्रिया और पद्धति भी होती है। शिक्षण की पद्धति पर भी हम विचार करें कि जो वर्तमान में चल रहा है बौद्धिक विकास के लिए काफ़ी अच्छा है और इस शिक्षण पद्धति के आधार पर बड़े बड़े लोग बौद्धिक बने हैं। डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, साइंटिस्ट बने हैं, बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारी, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े लोग बने हैं और बड़ा बौद्धिक विकास हुआ है। तो हम तो ये तो नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हो रहा है। इस शिक्षण पद्धति से भी बौद्धिक विकास तो बहुत हो रहा है और वर्तमान में विश्वविद्यालय में शिक्षा की इतनी ब्रांचेज हैं
कभी कभी तो नाम लेने में भी समय लग जाता है, इतना सब कुछ है। फिर भी एक समस्या की ओर सबका ध्यान जा रहा है और उसकी कमी को पूरा करने के लिए प्रयत्न भी किया जा रहा है। और एक नया शब्द तो पुराना ही है, पर नए ढंग से विश्वविद्यालयों के परिसर में उभर रहा है, मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों का विकास। आवश्यक है नैतिक मूल्यों का विकास, उसके बिना पढ़ाई भी बहुत सार्थक नहीं होती, समस्याएं पैदा करने वाली हो सकती है। चरित्र का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, यह समाज की अपेक्षा है। पढ़ना भी समाज की अपेक्षा है, पर पढ़ाई का प्रभाव व्यक्ति पर ज़्यादा होता है और चरित्र का विकास सामाजिक होता है। समाज में एक चरित्रवान व्यक्ति है तो उससे समाज को लाभ मिलता है, और एक ही बेईमानी करने वाला चरित्र मूल्यहीन है, पूरा समाज प्रभावित हो जाता है। सब लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति ने घी में चर्बी मिलाई और पूरा समाज प्रभावित हो गया। एक व्यक्ति ने दाल में खसरी दाल का प्रयोग किया, पूरा दिल्ली का समाज प्रभावित हो गया और सैकड़ों व्यक्ति लकवाग्रस्त हो गए। एक व्यक्ति मिलावट करता है, कितनी समस्या बन जाती है। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया, हमने पूछा कि आज आप आए नहीं, जो हमारी परिस्थिति है जब भी जाते हैं तब आ जाते हैं, आज आप नहीं आए, आज शाम को देरी से आए। पता नहीं चला कि पता तो था, पर आज तो मुझे एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाना था। क्यों? कि उस व्यक्ति ने चारे में ऐसी रासायनिक मिलावट कर दी, सैकड़ों गायें मर गई है। सारा ये सब काम क्यों कर रही है? कि चरित्र नहीं है, नैतिक मूल्यों का विकास नहीं है। आश्चर्य है कि एक और तो धर्म की धारणा है और गाय को माता मान रहा है, गाय की पूजा कर रहा है, दूसरी ओर नैतिक मूल्यों के अभाव में मारने का काम भी कर देता है। एक को नहीं, सैकड़ों की योजना हो जाती है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, जो मूल्यहीनता या चरित्रहीनता के कारण पनप रही है, जब तक इनका समाधान नहीं होगा, स्वस्थ समाज की रचना नहीं हो सकती। अब समाधान के क्षेत्र 3 हैं: माता पिता अभिभावक गण, शिक्षक गण और धर्मस्थान। हमारी कठिनाई यह है कि माता पिता का भी एक अपने बच्चे को नैतिक बनाए, इस ओर ध्यान नहीं है। ध्यान इस ओर है कि यह बड़ा हो जाए, पढ़ा लिखा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। शिक्षा के साथ आजीविका को इतना जोड़ दिया कि जितना नहीं जोड़ना चाहिए। यह जरूरी है कि वह शिक्षा भी निकम्मी होती है जिसके साथ विद्यार्थी को आजीविका का बोध नहीं होता। तो जुड़ना तो है, पर इतना पैसे का लोभ जुड़ जाए कि केवल पैसे के लिए पढ़ाई बन जाए, वह भी खतरनाक स्थिति बनती है। तो आज अभिभावकों से आशा करना कठिन हो गया कि वह नैतिक मूल्यों का अपने संतान को, विद्यार्थी को या बच्चे को बोध पाठ दे। बहुत कठिन हो गया, और कठिन इसलिए भी है कि वे स्वयं भी उसमें नहीं चल रहे हैं, तब क्या सिखाएंगे। स्वयं उसके प्रति निष्ठावान हो, नैतिकता के प्रति, तब हो सकता है, स्वयं तो नहीं होता है। एक लड़के ने कहा अपने माता पिता से कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पूछा क्यों? कि क्या करूं, वहाँ और कुछ पढ़ाया जाता है, घर में और कुछ होता है,
मैं स्कूल जाकर क्या करूं? ये द्वंद्व पैदा होता है कि क्या हुआ, कि क्या हुआ। कल ही स्कूल में मैडम ने पढ़ाया कि झूठ मत बोल। मैं घर पर आया, बैठा था और एक व्यक्ति बाहर से मिलने आया और पूछा कि दरवाज़ा बंद था, और पूछा कि अमुक व्यक्ति कहाँ है, फलाना सेठ कहाँ है। तो तुमने मुझे, पिताजी आपने ही मुझे कहा कि कह दो कि पप्पा घर में नहीं। अब उधर तो कहते हैं झूठ मत बोलो, आप मुझे झूठ बोलना सिखाते हैं। तब मैं स्कूल में जाकर क्या करूं? या तो वह गलत है या यह गलत है कि स्कूल में क्यों जाऊं। तो अभिभावकों की भी यह स्थिति है कि वे चरित्र निर्माण में सहयोगी नहीं बनते। 100 में 90% यह स्थिति है। 10 की बात तो छोड़ देता हूँ, अपवाद अच्छे होते हैं कुछ लोग और इसमें सचेष्ट भी होते हैं, पर आम बात यह है कि सबकी एक ही धारणा है कि बच्चा खूब अच्छा पढ़े और खूब अच्छा धन कमाए। और इसीलिए आज ये हो गया कि साइंस में बहुत हैं, डॉक्टरों मेडिकल कॉलेज में तो 10-10 लाख देने पर भी स्थान नहीं मिल रहा है, और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी है कि जहाँ से पैसा आने की संभावना है वहाँ है। और भारतवर्ष का एक ऐसा चिंतन का केंद्र था, फिलॉसफी का डिपार्टमेंट, आज वह खाली पड़ा है। दर्शन में कोई जाना नहीं चाहता, तो आखिर करेगा क्या? जॉब कहाँ मिलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, कोई जाना नहीं चाहता। तो जब पैसे पर शिक्षा टिक गई, आजीविका पर शिक्षा टिक गई, तो फिर वह समस्या पैदा करती है। अब दूसरा संस्थान, वहाँ जो सरकारी पाठ्यक्रम बंधाया है उसे पढ़ाना शिक्षक का काम है। उसे तो पढ़ाते हैं और सोचते हैं कि कितना स्थान मिले, कितने नंबर आए और हमारे विद्यार्थी किस प्रकार उत्तीर्ण हो, उसमें सारी चिंता रहती है। किंतु चरित्र के लिए कोई अलग से कोई फैकल्टी भी नहीं है और कोई चिंतन का अवकाश भी नहीं है। कभी कभी कोई व्यक्ति या कोई स्कूल होगा ऐसा जो इस विषय में चिंतन करता हो। मैं तो एक साधारण बात की चर्चा कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो जो सबसे बड़ा एक चरित्र विकास का केंद्र आज होना चाहिए वह नहीं है। प्राचीन काल में जो गुरुकुल की परंपरा थी वहाँ तो चरित्र ही मुख्य था, शिक्षा चरित्र के साथ ही दी जाती थी। आज तो वह तो है नहीं, आज तो सरकार का बंधाया कार्यक्रम है और उसके आधार पर सारा चल रहा है। तो अब हम आशा करें तो शायद करना कठिन हो गया कि नैतिक मूल्यों के विकास के लिए विद्यालय कोई बहुत बड़ा केंद्र माना जाए या उपस्थान माना जाए, काफ़ी समस्या हो गई। तीसरा स्थान है धर्मस्थान, जो चरित्र के लिए ही होता है। धर्म तो वहाँ भी समस्या है, वहाँ भी नहीं हो रहा है। क्यों? कि धर्मस्थान त्याग, तपस्या, संयम प्रधान था और आज वह भी अर्थ प्रधान हो रहा है। धर्म को चलाने वाले जब स्वयं पैसे से लिप्त होते हैं, अर्थ से लिप्त होते हैं, तो फिर नैतिक मूल्यों की बात नहीं हो सकती। अभी हम उपनगरों में, सूरत के उपनगरों में कुछ दिन रहे। एक भाई आया, एक लिफाफा दिया, पति पत्नी दोनों भद्र व्यक्ति थे, अच्छे, और लिफाफा दिया तो हमारे युवाचार्य जी ने हाथ में ले लिया और सोचा कुछ कोई लिखा है, कोई समस्या होगी, कुछ होगा। लिफाफा खोला तो 1000 का नोट था। हमने वापस लौटाया और कहा कि अगर तुम साधु संतों का भला चाहते हो तो उनको पैसा कभी मत देना। अगर साधु संतों को भी पैसे के चक्कर में डाल दिया तो फिर नैतिकता की बात को विदा कर दें, फिर चरित्र की बात को विदा कर दें, विदाई कर दें, तो फिर कोई स्थान ही नहीं रहेगा।
जब धर्म स्थान जो त्याग का संयम का स्थान है और वह भी पैसे से लिप्त हो गया तो फिर नैतिकता धर्म की बात भी छोड़ देनी चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए। तो अब 3 स्थान हैं, एक अभिभावक का उपस्थान, एक शिक्षक का उपस्थान और एक धर्म का उपस्थान, धर्म गुरु का उपस्थान। तीनों जगह समस्या लग रही है। तो फिर क्या किया जाए? इस पर हमारे गुरु आचार्य तुलसी ने चिंतन किया और चिंतन के बाद कहा कि हमें शिक्षा के साथ मूल्यों की और चरित्र की बात भी जोड़ देनी चाहिए। एक अलग से उसका विभाग बने, अलग से एक फैकल्टी बने, अलग से एक व्यवस्था बने, जिससे विद्यार्थी अपनी बौद्धिक शिक्षा के साथ या आजीविका परक शिक्षा के साथ साथ चरित्र की शिक्षा भी ले सके। हमने प्रयोग किया। एक बार हमारी गोष्ठी थी, प्रेक्षा ध्यान का शिविर था। उस मुख्यतः शिक्षकों का शिविर था और उसमें काफ़ी प्रोफेसर, राजस्थान का एक अच्छा कस्बा है डीडवाना, वहाँ के कॉलेज के प्रोफेसर ही मुख्य भाग ले रहे थे। हमारी चर्चा चली शिक्षा के बारे में, तो फिर नैतिक शिक्षा की बात आई। तो मैंने कहा नैतिक शब्द बहुत उलझ गया, नैतिक शिक्षा उलझ गई है, शब्द भी उलझ गया। और हमने अनुभव किया कि जब कोठारी आयोग काम कर रहा था तो हमारे बहुत संपर्क में थे सब लोग। उसके विपिन नाइक जो सेक्रेटरी थे हमारे पास बहुत आते थे, संपर्क में थे, इस बारे में चिंतन भी करते थे। तो उन्होंने बताया कि हम नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं पर इतनी समस्या है, अगर हम एक महापुरुष का नाम लेते हैं तो दूसरे समुदाय वाले विरोध करते हैं, दूसरे का लेते हैं तो पहले वाले विरोध करते हैं। शिक्षा की बात तो हमारी समस्या में उलझ गई और नैतिक शब्द पर भी विवाद खड़ा हो गया। हमारे प्रोफेसर कहते हैं कि यह तो नैतिक शिक्षा देगा और हम सारी अनैतिक शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार एक नैतिक शब्द काफ़ी उलझ गया। तब हमने चिंतन के बाद कहा कि देखो हमें काम तो करना है, इस बात को छोड़ दो और इस नैतिक शिक्षा का नाम ही हमेशा बदलने, विवाद न हो। तो हमने नामकरण कर दिया जीवन विज्ञान। सब सहमत हो गया, सब प्रोफेसर के बहुत अच्छा है कि जीवन विज्ञान में किसी का विवाद होने का अवकाश नहीं है, कोई भी नैतिक अनैतिक बात नहीं है, इसमें केवल जीवन विज्ञान, अपने जीने का, जीवन मूल्यों का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास कैसे हो। तो नाम हो गया। फिर इसे शिक्षा के साथ जोड़ा गया। इसमें कोई बौद्धिक पढ़ाई नहीं है और ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं है, ये सारी प्रयोगात्मक पद्धति है। प्रयोग कराए जाते हैं और प्रयोग इसलिए कि जब मूल्यों का विकास करना है, चरित्र का विकास करना है तो वह पढ़ाई से संभव नहीं है। कोरा जानने से कोई परिवर्तन होता तो आज तो धार्मिक लोग तो देव बन जाते, सारे धर्मस्थान स्वर्ग बन जाता, पर शब्दों से नहीं। जब तक प्रयोग नहीं कराया जाता, प्रयोग के द्वारा व्यक्ति के मस्तिष्क का परिवर्तन नहीं होता, तब तक नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हो सकता।